हेलो एंड गुड आफ्टरनून सभी को। आज क्लास मैंने यहाँ थोड़ा डिले करा है। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर चला गया था किसी कार्य से, बट अब वापस आ गया हूँ, तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट्स हैं, वो डाउट्स भी मैं क्लास के बाद ज़रूर लूँगा। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कौन-सा कोर्स कैसा है, कन्फ्यूज़न सा उनके दिमाग में है, तो क्लास के बाद में वो भी क्लियर करूँगा, ठीक है? बट फिलहाल आज है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना की क्लास नंबर 5, ठीक है? 5वीं क्लास है आज इसकी। और देखो, सिलेक्शन ऑब्वियस बात है उसी बच्चे का होगा जो क्लास रेगुलर देखेगा, ठीक है? रेगुलर देखेगा प्लस नॉलेज लेगा, और नॉलेज लेने के बाद अगर क्वेश्चंस अप्लाई करेगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेगा, तो ऑब्वियसली उसी का सिलेक्शन होना है। मुझे पता है जो फर्स्ट वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, बहुत अच्छे तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, जिस हिसाब से काफ़ी सिलेक्टिव इसमें बच्चे हैं, उस हिसाब से अच्छे व्यूज़ हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड में देख रहा हूँ व्यूज़ कम हो गए, थर्ड में स्टैग्नेंट है, फोर्थ में भी उतने ही बच्चे हैं और फिफ्थ में भी उतने ही बच्चे हैं। दैट मीन्स अब फ़िल्टर होना बच्चे शुरू हो गए। अब वो बच्चे आ रहे हैं जिनको प्रैक्टिकली चाहिए कि भई हाँ, मुझे सिलेक्शन चाहिए, या तो चाहे मेरा लैब असिस्टेंट में हो जाए या फिर मेरा एनवायरनमेंटलिस्ट में हो जाए, ठीक है? लैब असिस्टेंट जो है मैंने आपको बताया है, ये लेवल 4 का पोस्ट है, और जो एनवायरनमेंटलिस्ट है वो लेवल 3 का पोस्ट है। दोनों का अंतर बता चुका हूँ। इसके बारे में मैं ब्रीफ पूरा मतलब ब्रीफ तो नहीं कहूँगा, एक पूरा डिस्कशन लेके चलूँगा अभी क्लास के बाद भी। तो ध्यान से क्लास के बाद भी उसको सुनिएगा, ठीक है? कन्फ्यूज़ किसी भी तरह से ना हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर करें। क्लास 9 से 12 तक हमारे वन शॉट रिवीजन वीडियोज़ भी आना शुरू हो गए हैं। आप उन्हें भी देखिए, और आपके अगर कोई छोटे भाई-बहन हैं, तो आप उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है? और ऑब्वियस बात है, एक सब्सक्राइब, शेयर, ये सब मोटिवेशन है भई, हमें भी अच्छा लगता है कि जब ऑब्वियस बात है, और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। मैं बोलूँ एक फैमिली है, ऑब्वियस बात है, ग्रो करेगा तो अच्छा ही लगेगा। हमें तो अच्छा लगेगा ही, और साथ में आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने कहाँ से शुरू करा था और देखो आज कहाँ हम पहुँच चुके हैं, ठीक है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब तक हमने लास्ट क्लास में याद कीजिए ऑर्बिटल्स के बारे में जाना था, है ना? कक्ष, ठीक? हमने देखा था यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एक बार जल्दी से चैट में लिख दीजिए इसका डेफिनिशन क्या देखा था, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और मेरा एक क्वेश्चन और है हिंदी माध्यम वाले बच्चों से, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हमसे जुड़े हैं, कृपया एक बार बताइए, क्या आपको हिंदी इंग्लिश में कोई समस्या तो नहीं आ रही? ऑब्वियस है, जितनी भी क्लास चल रही है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रिपीट करता हूँ, जिससे इंग्लिश माध्यम वालों को भी कोई माध्यम वालों को भी कोई समस्या ना आए, ठीक है? मैंने ऑर्बिटल, जिसको हम कक्षक कह रहे हैं, ये क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। नोड्स, नोड्स क्या होता है? वो खाली स्पेस, या वो स्पेस, वे खाली जगह, वे रिक्त स्थान, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी जाती है? इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 0, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 0, यहाँ पे कितनी जाती है? 0 हो जाती है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। याद कीजिए, इसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ नोड्स देखे थे। बच्चों, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? n-1 है, ठीक है? n क्या है यहाँ पे? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने देखा था n की वैल्यू 1 से लेकर आगे चलती रहती है। दैट मीन्स n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, ये भी मैं कह सकता हूँ। तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, तो आप सभी को पता है ये 1 में से 1 कैंसल हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पे नोड की संख्या, नोड का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है ना? तो दैट मीन्स वहाँ पे नोड कितने हो जाएँगे? 0। अगर n की वैल्यू 1 है, तो वहाँ पे नोड कितने हो जाएँगे? 0। अगर n की वैल्यू 2 रखूँगा, तो दैट मीन्स वहाँ पे 1 नोड मौजूद है। और मैंने आपको यह समझाया भी था, याद कीजिए। इसमें मैंने ऑर्बिटल्स के एग्ज़ाम्पल लेके आपको नोड्स कैसे निकलते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है? चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, बहुत प्यारी बात है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हम अगर बात करें, ये हमारा नाभिक है, ये फर्स्ट सेल है। आप अगर रिवीजन करके आए हैं, देखो मेन चीज़ यही है, सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन उसी का होता है जो बार-बार रिवीजन करता है, और जिनको थोड़ी-सी दिक्कत भी है। अब तक मुझे पता है, ये फैक्ट है, सच्चाई है, और पढ़ाते हुए इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। बच्चे बीएससी तक कर जाते हैं, बीएससी करने के बाद तक भी उन्हें केमिस्ट्री का अता-पता नहीं होता, और ये बहुत कड़वी सच्चाई है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल कड़वा सच है। और मैं जानता हूँ यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे भी। बट एक सिंपल सी बात है, क्या कि करत करत अभ्यास थे जड़ मत होए सुजान, ठीक है ना? ध्यान रखिए, इतना प्रैक्टिस करिए, ये चीज़ें बस आपके दिमाग में फिट हो जाएँ। बस समझिए कि आपको नौकरी लेनी है, ठीक? चलिए, तो रिवीजन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, रिवीजन ज़रूर करें, ठीक है? अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, खुद से नोट्स में एक बार उसको पढ़ें, ठीक है? नोट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लासरूम कोर्स बता चुका हूँ, केवल फीस इसकी देखी थी, बहुत कम रखी है लैब असिस्टेंट के लिए, मात्र 99 रुपीज़ फॉर द कंप्लीट सिलेबस। ये इसलिए रखी है क्योंकि भैया केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं आपको यूट्यूब पे ये सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ,
वीडियोस, नोट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जिसको चाहिए वो क्लासरूम में प्लीज़ उसको जॉइन कीजिएगा, क्योंकि क्लासरूम में बहुत बेनिफिट है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है? नोट्स मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएँगे और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएँगे, प्लस आपके रेगुलर टेस्ट भी होया करेंगे और टेस्ट भी आप दीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप हाँ, कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है? 100 मार्क्स के मतलब फुल टेस्ट भी हम रखेंगे, वो जब एग्ज़ाम के क्लोज़ आएँगे तो फुल टेस्ट भी रखेंगे, जिससे हमें आइडिया मिले कि और कैसे हमें यहाँ पे मेहनत करनी है, ठीक है? और एक और बात, संडे स्पेशल क्लास, सभी को पता है संडे हमारी स्पेशल क्लास है। इस संडे को ऑलरेडी कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली क्लास हो चुकी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली क्लास हो चुकी है। अगले संडे मतलब अपकमिंग संडे इसमें लेके आ रहे हैं हम पॉलिटी, ठीक है? राजनीतिक शास्त्र आपका लेके आ रहे हैं, पॉलिटी लेके आ रहे हैं, पॉलिटी भी आपको मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? आई थिंक कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक बार प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कि कंप्यूटर आपको पसंद आया और पॉलिटी की क्लास आपको चाहिए, ठीक है? चलिए खैर, आगे देखते हैं। तो हमने देखा ये नाभिक है, नाभिक न्यूक्लियस, ठीक है? और अब सभी जानते हैं न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? चलिए, ये नाभिक का पहला कक्षक, पहला ऑर्बिट, ठीक? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है? इसके बाद ये फर्स्ट सेल है, इसके बाद देखो ये सेकंड सेल है, ठीक है? ये सेकंड सेल है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, बट हम जानते हैं फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच में ये देखो खाली जगह है, ये देखो पूरी खाली जगह है, ठीक है? ये खाली जगह, इस खाली जगह को ही हम क्या कह रहे हैं? इस खाली जगह को ही हम नोड कह रहे हैं। ये जो खाली जगह हो गई, इसी को हम कह रहे हैं नोड, ठीक है? तो एक तरीके से कह सकता हूँ नोड और ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत शब्द हैं, है ना? विपरीत कह सकता हूँ बट एग्ज़ैक्ट ऐसा नहीं है। बट हाँ, कह सकता हूँ ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो रही है। नोड्स ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्लियर है? तो अब देखो, अगर आप फर्स्ट सेल के लिए निकाल रहे हो, n की वैल्यू 1 रखोगे फर्स्ट सेल के लिए, n की वैल्यू 2 रखोगे सेकंड सेल के लिए। अभी हमने नोड्स का फ़ॉर्मूला देखा, ठीक है? नोड्स का फ़ॉर्मूला देखा, नोड्स का फ़ॉर्मूला कौन से नोड्स? रेडियल नोड्स, ठीक है? रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स के लिए क्या फ़ॉर्मूला देखा? इट इज़ n माइनस l माइनस 1। ऐसे ही हमने लास्ट क्लास में देखा था एंगुलर नोड्स के लिए फ़ॉर्मूला। एंगुलर नोड्स के लिए फ़ॉर्मूला याद है? ऊपर ही लिखा है ये तो ख़ैर, ठीक है? एंगुलर नोड्स के लिए क्या फ़ॉर्मूला होता है? l होता है और टोटल नोड्स कितने होते हैं? दोनों का सम, रेडियल प्लस एंगुलर। तो ये कितना आ जाता है? n माइनस l माइनस 1, ठीक? और प्लस कितना l, माइनस l से प्लस l कैंसल आउट हो गया, तो n माइनस 1 टोटल हमारे नोड्स होते हैं। ये आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था और सेम बात ऊपर भी लिखी है, ठीक है? चलिए खैर, तो n माइनस 1 हमारे नोड होते हैं। अगर मुझे पता करना है कि फर्स्ट सेल में कितने नोड होंगे, तो n की वैल्यू 1 रख दूँगा, तो 1 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 0। तो पहली जो कक्ष है, उसके लिए नोड्स की संख्या कितनी होगी? 0। तो मैं कह सकता हूँ पहले सेल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिकतम होगी। क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद देखो n बराबर 2, है ना? जिसको हम K सेल भी L सेल भी कहते हैं। n बराबर 2, n बराबर 2 में टोटल नोड्स बोलिए कितना हो जाएगा? इट इज़ n माइनस 1, यह n माइनस 1 होता है, तो दैट मीन्स 2 माइनस 1। तो यहाँ पे एक नोड होगा। देखो ये एक नोड है ना? ये देखो ये खाली जगह, ये एक नोड है ना? तो यही बात आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है? ऐसी n बराबर 3 है। n बराबर 3 मतलब आप तीसरे कक्ष में पहुँच गए, थर्ड सेल में पहुँच गए। तो ये आपका नाभिक है, ये इसकी फर्स्ट सेल है, ये इसका सेकंड सेल है। 1 मिनट दीजिएगा बस, हाँ। ये इसका सेकंड सेल है, हैंग कर जाता है। खैर, इसका एक्चुअली वर्कलोड ज़्यादा हो गया, मुझे नोट्स भी बनाने होते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 सब प्रिपेयर हो रहा है, तो दिन भर चालू रहता है, बेचारा थक जाता है। खैर, आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए कितने नोट्स मिलेंगे, एक तो ये खाली जगह मिल गई, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच में, और एक सेकंड सेल और थर्ड सेल के बीच में आपको खाली जगह मिल गई। तो नोट्स निकालने का क्या फ़ॉर्मूला हो गया? अभी जस्ट हमने देखा कि नोट्स निकालने का सर जो फ़ॉर्मूला बना, क्या बनता है? n-1 बनता है। टोटल नोट कैसे निकालते हो? n-1 निकालते हो। यहाँ पे नोट कितने आ जाएँगे? n बराबर 3 की बात कर रहे हो, थर्ड सेल में कितने नोट्स होंगे? तो दैट मीन्स 3 - 1, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत सरल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नोट्स आप ऐसे निकाल सकते हैं। सेम अगर मैं बोलूँ, चलो यहाँ पे देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? कहेगा कितने एंगुलर नोड हैं? बताओ कितने एंगुलर नोड हैं? कितने कोणीय नोड्स हैं? ठीक है, नोड को हिंदी में भी नोड ही बोला जाता है। तो कितने कोणीय नोड हैं? किसके लिए? एस ऑर्बिटल के लिए, एस कक्षक के लिए। बताइए कितने आपके एंगुलर नोड्स हैं? तो एंगुलर नोड का सिंपल सा फॉर्मूला एल है, और याद कीजिए एल हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम संख्या, या फिर सहायक क्वांटम संख्या, जिसे हम सब्सिडरी क्वांटम संख्या भी कह रहे थे। याद है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है? तो चलिए एल की वैल्यू 0, 0 रखूंगा तो एस ऑर्बिटल, 1 रखूंगा तो पी ऑर्बिटल, 2 रखूंगा तो डी ऑर्बिटल, 3 रखूंगा तो एफ ऑर्बिटल, हम जानते हैं। तो एंगुलर नोड का सिंपल सा फॉर्मूला है, एल जितनी एल की वैल्यू होगी, एजीमुथल क्वांटम संख्या की जितनी वैल्यू होगी, उतना ही हमारा एल हो जाएगा। ठीक है? उतना ही हमारा एंगुलर नोड हो जाएगा। तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों में? इट इज़ 0। तो एंगुलर नोड कितने आ जाएँगे? 0। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। तो यही बोलेगा बताओ एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड कितने होंगे? तो हम जानते हैं एस ऑर्बिटल में देखो एक भी खाली जगह, एक भी नोड नहीं होगा, क्योंकि एस का एक गोला होता है, हमने देखा था, याद है? एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं
तो मैं मानता हूँ आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, और जिन्होंने नहीं देखी हैं डायरेक्ट यहाँ देख रहे हो, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो, क्योंकि बीएससी कर चुके हो। नहीं आ रहा है तो क्लास 1 पे जाइएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, ज़रूर देखिएगा। खैर, ये एस ऑर्बिटल गोला होता है, परफेक्ट स्फीयर होता है, हमने जो वर्ड देखा था, वो देखा था सममित गोलाकार, स्फेरिकल, सिमेट्रिकल, याद है? तो जब ये पूरा गोला है, तो इस गोले में पूरे में इलेक्ट्रॉन पाए जाएँगे। मैं इस वक़्त बात एटम की नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, परमाणु के कक्षक की बात कर रहा हूँ। सिंपल। चलिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ पी ऑर्बिटल बताइए, पी ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे? तो देखो इधर, ये पी ऑर्बिटल याद है? डबल डंबल होता है डी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल होता है डंबल। ठीक है? मान लो ये पी का वाई ऑर्बिटल है, तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों लोब्स, इसको हम कहते हैं लोब्स, LOBES, ठीक है? हिंदी में भी लोब ही कहते हैं, ठीक? और कई जगह पे तो इसको पंखड़ी भी लिखा जाता है, खैर सिंपली इसको नोड्स कहते हैं। ये नोड्स, हम जानते हैं नोड्स जहां पे मिल रहे हैं, प्लस वाला नोड और माइनस वाला नोड, प्लस और माइनस मैंने बताया था, ये फेज होते हैं, चार्ज नहीं होता। ये किसी तरंग के फेज होते हैं, ये चार्ज नहीं होते हैं, बताया था ऑलरेडी, प्रीवियस क्लास में देखिएगा जरूर। ठीक है? तो लोब्स हैं, अब ये लोब्स जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये खाली ये जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता कितनी जाएगी? 0। दैट मीन्स यहाँ पे नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं? एक नोड है। तो पी ऑर्बिटल के लिए एक नोड होता है, और नोड कौन सा होता है? एंगुलर नोड। दैट मीन्स जितने भी मेरे ऑर्बिटल होते हैं, उनमें जो नोड होंगे, उनको हम एंगुलर नोड, कोणीय नोड कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कोणीय नोड किसमें निकलेगा? कोणीय नोड जनरली ऑर्बिटल में निकलेगा। किसके लिए निकलेगा? ऑर्बिटल के लिए निकलेगा। तो पी ऑर्बिटल के लिए, पी कक्षक के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, ऊपर भी लिखा है। तो एंगुलर नोड कितना बन गया? एंगुलर नोड 1 बन गया। और 1 नोड कहाँ दिखाई देगा? देखो यहाँ पे, ये पॉइंट जहाँ पे दोनों लोब्स आपस में मिल रहे हैं, दोनों पंखड़ियां आपस में मिल रही हैं। क्लियर है? चलिए, डी ऑर्बिटल के लिए जल्दी से बताइए, डी ऑर्बिटल की शेप याद है? कैसा होता है? डबल डंबल। इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, पढ़ाया था। 3 बिटवीन द एक्सिस, 2 ऑन द एक्सिस, याद है? तो ये देखो, एक्सिस के बीच में, अक्षों के बीच में है, और जो अक्षों के बीच में होगा उसको हम कहते हैं बिटवीन द एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बताओ उसका नाम क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई, याद है? डी वाई जेड, डी जेड एक्स, 3 थे बिटवीन द एक्सिस, और बाकी बचे हुए 2 वो थे, ये है बिटवीन द एक्सिस, और 2 बचे हुए 2 हैं, वो है ऑन द एक्सिस। ये बिटवीन द एक्सिस है, और बचे हुए 2 ऑन द एक्सिस है। ठीक है? तो ये बिटवीन द एक्सिस हैं, और ऐसे ही बचे हुए 2 ऑन द एक्सिस होंगे। और बताइए वो कौन सा ऑर्बिटल है जो ऑन द एक्सिस होंगे? दीज आर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, पढ़ा चुका हूं, देख लीजिएगा। अब बताइए यहाँ पे कितने नोड मिलेंगे? तो देख रहे हो, ये चारों पंखड़ियां मिल रही है यहाँ पे, चारों पंखड़ियां यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ कितने नोड्स मिलेंगे? कितनी पॉसिबिलिटी है? तो एक नोड ये पंखड़ी बना रही होगी, एक नोड ये पंखड़ी बना रही होगी, तो नंबर ऑफ नोड कितना देंगे? 2। और हम वैसे भी जानते हैं डी ऑर्बिटल के लिए, है ना, डी कक्षक के लिए जो हमारा सहायक क्वांटम संख्या होती है, उसकी एल की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पे एंगुलर नोड कितने आ गए? एंगुलर नोड्स कितने आ गए? यहाँ पे एंगुलर नोड सर 2 आ गए, क्योंकि एंगुलर नोड एल के बराबर होता है। बहुत सरल सी बात है, यहाँ 2 एंगुलर नोड आ गए। एफ के लिए बताएंगे, एफ के लिए बताएंगे, एफ के लिए एल की वैल्यू जल्दी से बोलो कितनी होती है? 3 होती है। एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, तो कितने एंगुलर नोड आएंगे? 3 एंगुलर नोड आ जाएंगे। क्लियर है? अब टोटल नोड कहाँ निकालते हैं? टोटल नोड सर वहां निकालेंगे। मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ, बताओ 2s के लिए कितने नोड आएंगे? तो 2s के लिए कितने नोड आएंगे? तो पहले आप कहोगे सर यहाँ पे मैं रेडियल नोड निकाल के देखूं, रेडियल नोड? मैं कहूंगा बिल्कुल निकालो। कितना होता है? n माइनस एल माइनस 1 होता है। तो 2s है, s भैया ये जो पहले लिखा है याद है? मैंने बताया था मकान नंबर मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। तो n की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 का s है, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ऑलरेडी ऊपर भी लिखी है, और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो 2 माइनस कितना? 0 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 2 में से 1 गया 1। तो 2s में एक रेडियल नोड मौजूद होगा। क्लियर है? अब 2s के लिए कितने एंगुलर नोड होंगे? कितने एंगुलर नोड होंगे? अरे भाई, एंगुलर नोड किसके लिए निकलता है? एस ऑर्बिटल के लिए निकलता है, और एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, साइड में आपने लिखा ही है। तो एंगुलर नोड भी कितना आ गए? 0 आ गए। बहुत सरल सी बात। अब बता दो यहाँ पे टोटल नोड कितने आ जाएंगे? अभी पढ़ा सर क्या कि रेडियल नोड को और एंगुलर नोड्स को आपस में जोड़ दो, रेडियल नोड को और एंगुलर नोड्स को आपस में जोड़ दो, तो हमारे टोटल नोड आ जाएंगे। रेडियल नोड कितना आया? 2 में से 1 गया, 1 आया। एंगुलर नोड कितना आया? 0 आया। टोटल नोड कितना आ गए? 1 आ गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, मुझे आप 2 क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्या हमारा 3f ऑर्बिटल बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 1, क्या 3f ऑर्बिटल बन सकता है? ठीक है, आंसर देना है चैट में, और मैं देखता हूँ बच्चे बस वीडियो देखते हैं, आंसर कुछ नहीं देते हैं, या तो उनके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो आंसर नहीं दे रहे हैं। खैर चलो, इच्छा है मत दो, कोई बात नहीं। बट हाँ, आंसर आप दे सकते हैं। क्या 3f ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में दे चुका हूँ। और मुझे जल्दी से बताएंगे 4f में कितने एंगुलर नोड होंगे? an कितने कोणीय नोड होंगे? कितने इसमें रेडियल नोड होंगे? ठीक है, रेडियल नोड होंगे। तो एंगुलर नोड बताने, रेडियल नोड बताने, और टोटल नोड बताने, कुल कितने नोड होंगे ये भी आपको बताने। दैट मींस एंगुलर नोड और रेडियल नोड का सम भी बताना है, और उसका आंसर मुझे चैट में लिखेंगे। इसका भी लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आंसर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन अब यही है, अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्बिटल मान लो। क्वेश्चन तो पहले यही बनेगा, क्या वो ऑर्बिटल है भी या अपनी मर्जी से मान रहे हो? ऐसा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करना भी चाहिए या नहीं? तो ये मैं आंसर्स प्रीवियस क्लासेस में आपको दे चुका हूँ, जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियल नोड, एंगुलर नोड निकालना हमने सीख लिया है, ऑर्बिटल्स के लिए भी, ठीक है, कक्षों के लिए भी, और हमने सेल्स के लिए भी, जो सेल्स हैं उनके लिए भी हमने जो है एंगुलर नोड और रेडियल नोड निकालना सीख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार सोच लेता हूँ क्या मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। एक्चुअली वो जो हल्का सा मैं हेडिंग टाइप करता था, वो टाइप करने का मुझे आज टाइम नहीं मिला। एक्चुअली मैं क्लास के लिए वैसे ही लेट हो गया था, और मैंने आपको बोला जो क्लास होंगी वो होंगी मंडे, उसके बाद मैंने क्या बोला था, शायद वेडनेसडे बोला था। आज वेडनेसडे ही, एक बार जल्दी से बताएं, आज वेडनेसडे है? हाँ, आज वेडनेसडे है। तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे मैंने बोला था 4 दिन आपकी क्लास होंगी। ठीक है, इसके अलावा संडे को स्पेशल क्लास है, तो वीक में 5 दिन आपको आना है। ठीक है, 5 दिन आना है और 2 दिन रिवीजन करना है। और मैं कहता हूँ आपसे कि आप डेली रिवाइज जरूर करो। 4 बजे 4 पीएम यूट्यूब पे सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं। 4 पीएम ये यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाते हैं। बाकी लाइव क्लास सुबह 11 बजे होती है, उस वक्त आप देख ही सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी अभी मैं डिस्कस करूंगा क्लास के बाद, आगे देखते हैं। खैर, मैंने नोट्स निकालना सीख लिया। ठीक है, एंगुलर नोट्स और रेडियल नोट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसको हम देखेंगे। खैर, आगे देखते हैं। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, प्रमात्रा मैकेनिक्स का ये एक पार्ट है। क्वांटम केमिस्ट्री कह सकता हूँ, प्रमात्रा रसायन शास्त्र का ये एक पार्ट है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है, या कहूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स है। दोनों को सेम ही बात कह लो, हालांकि अंतर होता है, उस पर कभी बाद में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है, मतलब साइंस को मैंने बताया था ना, 2 लेवल पे पढ़ते हैं, एक क्लासिकल लेवल बड़े लेवल पे, और एक क्वांटम लेवल, दैट मींस छोटे लेवल पे हम साइंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, दैट मींस हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की दुनिया को खोज रहे हैं, बेसिकली बात कहूँ तो। ठीक है, इनकी दुनियाओं को हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए बच्चों, जनरली हमारे जो रूल्स होते हैं, जो हम फिजिक्स के रूल पढ़ते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, है ना? फिजिक्स वाले लॉज वहां पे अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलग से लॉ लग रहे होते हैं। वहां पे जो फोर्स लग रहा होता है, बताया था, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है। ठीक है ना, नाभिकीय बल लग रहा होता है, तो वहां पे कंडीशन कुछ और ही है। ठीक है, वहां पे कंडीशन कुछ और ही है। इन बातों को हम समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी सी बातों को समझते हैं और देखते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है, क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा सरल सा, कि इसमें से स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कौन सी है, सही रूप में या गलत रूप में कौन सी लिखी है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जल्दी से उसको भी एक बार फॉर्मलाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, है क्या, क्वांटम मैकेनिक्स को दो तरीके से पढ़ा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स को दो तरीके से पढ़ा जाता है। जनरली ये मैकेनिक्स है, मतलब बोलूं तो सिंपल मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, अब है क्या, इसको पढ़ने के लिए जनरली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन को अगर हमें पढ़ना है, मतलब इतने छोटे लेवल पे जाके पढ़ना है, जिसको हम सब एटॉमिक लेवल भी कहते हैं, मतलब इतने छोटे लेवल पे जाके पढ़ना है, तो पहली बात हमें उतना छोटा होना पड़ेगा। फिर उनकी डेली दिनचर्या को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या उनमें फोर्स लग रहा है, वो किस जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, तो उनको पढ़ने के लिए जनरली हमें उनकी दुनिया में जाना पड़ेगा, या फिर उनको समझने के लिए हम सिंपली मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मदद ले सकते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स की मदद ले सकते हैं, और कैसे ले सकते हैं इसको कभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला। थ्योरी पोर्शन से हमारा क्वेश्चन बेसिकली इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। ठीक है, इसको अगर देख रहा है तो ये मास्टर्स वाली क्लास में जाके पढ़ाऊंगा, वहां पे आइएगा और पढ़ लीजिएगा, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। खैर, क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के दो तरीके हैं, जिसको हम कहते हैं, एक हाइजेनबर्ग का मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, हाइजेनबर्ग का मैट्रिक्स मेथड। ठीक, और ये मैट्रिक्स मेथड वही है, मैट्रिक्स जिनके पास मैथमेटिक्स है, उन्होंने कक्षा 12 में मैथमेटिक्स में पढ़ा है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, एक हाइजेनबर्ग का मैट्रिक्स मेथड हो जाएगा, और दूसरा, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, फोन आ रहा है, सॉरी। चलिए, हाइजेनबर्ग का मैट्रिक्स मेथड है, और दूसरा है स्क्रोडिंजर का वेव इक्वेशन। ठीक है, दो तरीके हैं पढ़ने के, या तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से पढ़ लो, या हाइजेनबर्ग का मैट्रिक्स मेथड से पढ़ लो। होता क्या है कि जो हाइजेनबर्ग का मैट्रिक्स मेथड है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है, ये कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें इक्वेशंस बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं, इसलिए जनरली हम हाइजेनबर्ग के ऊपर, हाइजेनबर्ग को छोड़कर जनरली हम स्क्रोडिंजर वेव मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्या है स्क्रोडिंजर वेव मॉडल। तो समझते हैं सबसे पहले स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को। इसकी मैं डेरिवेशन नहीं कराना चाह रहा अभी। ठीक है, जिसको डेरिवेशन देखनी है, जैसे ही टाइम मिलेगा इसकी डेरिवेशन भी मैं डाल दूंगा। हालांकि मैं काफी दिन से सोच रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एक यूपीएससी का क्वेश्चन कम्युनिटी पे एक पोस्ट भी डाला था, यूपीएससी क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन में ही था, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि डिराइव स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, काफी दिन से मैं सोच रहा ड्राइव करूं, बट आजकल मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत सारा काम है, बहुत सारा मटेरियल डालना है, पोस्ट करना है।
ठीक है? बहुत टाइम लग रहा है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं एक वीडियो डाल पाऊँ। आज मुझे बाहर भी जाना था, तो मान के चलिए बहुत-बहुत मुश्किल से समय निकाल के आज मैं कहीं बाहर गया हूँ, ठीक है? खैर, देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है? तो क्या है? श्रोडिंगर की तरंग समीकरण, ठीक है? हिंदी माध्यम वालों के लिए भी बोलता हुआ चल रहा हूँ। श्रोडिंगर की तरंग समीकरण क्या है समझते हैं। बच्चों समझो, अगर हमारे पास क्लासिकल साइंस होती है तो हम क्या करते हैं, हमने पानी में पत्थर मारा, है ना? पानी में पत्थर मारा तो एक तरंग उत्पन्न होती है, वेव उत्पन्न होती है और वो वेव आपको कुछ ऐसे ही दिखाई देती है ना? ये देखो पानी में पत्थर मारोगे ऐसे कुछ वेव दिखाई देती है ना? वो तरंग दिखाई देती है। अब तरंग जो होती है बच्चों, ये 0 से शुरू हो रही है। देखो आप सभी जानते हो किसी भी अक्षों में जो ये मध्य वाला बिंदु होता है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। दैट मीन्स 0 0, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ये सब आप बचपन से पढ़ रहे हो क्लास छठी 7वीं से। ठीक है? इतना सभी को आता है, चाहे उनके पास बायो क्यों ना हो। तो आप जानते हैं ये सेंटर होता है 0 0 और ये सेंटर से धीरे-धीरे वो वेव ऊपर की ओर बढ़ रही है और यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गया। दैट मीन्स ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है? मैक्सिमम हाइट हो गई। ठीक है? अब समझो कि जब ये मैक्सिमम हाइट हुई जहाँ पे इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला, ये वैल्यू प्लस वाली है क्योंकि आप जानते हो भाई आपके पास अगर कोऑर्डिनेट्स हैं आप सभी जानते हैं यहाँ पे वैल्यू प्लस होती है और यहाँ पे वैल्यू माइनस होती है। तो सेम मैंने आपको बताया वेव के फेज होते हैं। ऊपर वाले फेज को हम प्लस कंसीडर करेंगे, नीचे वाले को माइनस। सेम यहाँ प्लस, सेम यहाँ माइनस, प्लस एंड माइनस। तो वेव जो होती है उसके दो फेज होते हैं, फेज इन फेज आउट। ये सब कभी बाद में इसके बारे में चर्चा करूंगा, बट हाँ वेव के दो फेज होते हैं, प्लस फेज और माइनस फेज। दो वेव के फेज होते हैं, ठीक। तो ऊपर की ओर होगा प्लस फेज, नीचे की ओर होगा माइनस का फेज। अब ध्यान रखना ये जो वेव होता है, ये वेव को हम साइन वेव कहते हैं। कैसे कहते हैं देखो, ज्यादा डिटेल में तो मैं खैर नहीं जा रहा, बट समझो आप सभी जानते हैं थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हुआ चलूं, आप सभी जानते हैं थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो साइन कितना हो जाएगा 0। तो दैट मींस अभी ओरिजिन पे हूं। फिर थीटा की वैल्यू आप कितनी रखो, 90 रखो। आप सभी जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। जो नहीं जानते हैं बस याद कर लो फिलहाल के लिए, बाकी आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पढ़ा है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए देखो 90 डिग्री पे जाके ये वेव की मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई। इसके बाद आगे फिर ये थीटा हो गया 180। कितना हो गया 180। 180 पे साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो देखो फिर से 0 पे आ गया। फिर उसके बाद देखो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 270। मतलब भाई आप समझिए ये वेव एक, आप सभी को पता है भाई वेव वेव को अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जोड़ दूं तो पूरा एक सर्कल बना देगी। देखो आधी वेव ये, आधी वेव ये, अगर दोनों को आपस में जोड़ दूं तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। दैट मींस मैं कह सकता हूं वेव भी कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन करती है, वेव भी कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है? तो ऐसे ही मान लो 270 पे जाते ही साइन 270 जीरो हो जाएगा। फिर देखो साइन 360, 90 90 ऐड करते हुए चलो, साइन 360, साइन 360 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 360 180 की तरह कितना था 0, तो देखो 0 आ गया। फिर देखो साइन आ गया जो 90 जोड़ लो, कितना हो जाएगा साइन 450, 450 की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, प्लस का 1। तो इस तरीके से वेव चलती रहेगी, उसको हम कहेंगे साइन वेव। तो सबसे पहले समझिए जो हम वेव मान के चल रहे हैं जनरल वेव, ये साइन वेव है। ऐसी हमारी कॉस वेव भी चलती है। खैर मैं वही मैथ नहीं पढ़ाने जा रहा, ना ही मैं आपको अधिक ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हूँ। ठीक है? कॉस वेव यहाँ से चलती है क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अधिकतम से ये जो वेव है ये न्यूनतम की ओर आती है। ठीक है? जबकि साइन वेव न्यूनतम से अधिकतम की ओर जाती है। सरल सी बात है। ठीक है? तो अगर हमारे पास क्लासिकल साइंस होती है तो उसके लिए अगर कोई वेव है वो होती है y बराबर a sin थीटा। और मैंने आपको बताया जब आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, प्रमात्रा रसायन शास्त्र पढ़ना है, तो समझिए इसके लिए सिंपल सी बात है, कुछ तो मैथमेटिक्स के फंक्शंस ऑपरेटर्स हमें लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है? तो हम जानते हैं अगर हम क्लासिकल लेवल पे होते, पानी में पत्थर मारते तो एक वेव उठ रही होती जो 0 से ऊपर की ओर उठ रही होती, तो उसको वेव को हम साइन वेव मान लेते। तो इसको हम ऐसे करके भी लिखते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। और जिनके पास बायो है बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सिंपल सी बात है, बस समझ लो पानी में पत्थर मारोगे तो वेव उत्पन्न होगी, एक साइन वेव होगी। तो y बराबर प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है a, इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, तो आता है y बराबर a sin थीटा। ठीक है? अब ये क्या है, ये वेव फंक्शन है। वाई क्या है, वेव का फलन है, तरंग का फलन है। वाई हमारा तरंग का फलन है। तो कौन सी तरंग का फलन है, साइन एक तरंग है जिसका फलन है कौन, वाई। तो वाई बराबर है a sin थीटा। सिंपल सी बात है। अब ये तो क्लासिकल लेवल पे हो गया, मतलब जब साइंस को क्लासिकल बड़े लेवल पे पढ़ रहा हूँ, क्लासिकल लेवल पे पढ़ रहा हूँ, क्लासिकल लेवल पे फंक्शन वाई बराबर a sin थीटा है। पर जैसे ही मैं क्वांटम लेवल पे आऊंगा, क्वांटम लेवल पे आऊंगा, तो बच्चों बस इस y को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नए फंक्शन से जिसको हम साई कहते हैं, और ये साई बराबर होता है a sin थीटा। साई बराबर होता है a sin थीटा। ठीक है? तो सेम बात है, बस ये साई क्या है, साई मेरा क्या है, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। ठीक है ना? मतलब छोटे लेवल पे विज्ञान को पढ़ने के लिए मेरा वेव का फलन है क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। ठीक है? क्वांटम मैकेनिकल वेव का फलन है, क्या है, साई। देखो कैसे बना त्रिशूल की तरह, शिव जी का वाला त्रिशूल बिल्कुल वैसा ही। ठीक है? साई क्या है, क्वांटम मैकेनिकल
वेव फंक्शन है। तो साई की क्या वैल्यू होती है? तो सबसे पहली बात, साई की वैल्यू a sin थीटा होती है। साई की और भी वैल्यूज होती हैं। थीटा बराबर ओमेगा टी पुट करूंगा, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू पुट करूंगा, ठीक है, न्यू बराबर c बाय लैम्डा पुट करूंगा, तो मैं देखूंगा एक जो साई की वैल्यू आ जाएगा a sin 2 पाई x अपॉन में लैम्डा। कभी बाद में चर्चा करूंगा, फिलहाल अभी हवा में बात नहीं करना चाहता। आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन क्या होता है, तो y बराबर a sin थीटा होता है। बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूं सबसे, मान के चलो डेप्थ अगर पूछ रहा है तो यही पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर ये एक तरंग की इक्वेशन बन जाए, तरंग बन जाए, वाइब्रेशन की तरह एक इक्वेशन बन जाए मान के चलिए एक रबड़ बैंड है, ये एक रबड़ बैंड है जिसको मैंने यहां से यहां बांध दिया, मतलब दो कोनों पे बांध दिया। अब रबड़ बैंड पे अगर मैं बल लगाऊं, फोर्स लगाऊं, तो आपको पता है नीचे की ओर धकेलूंगा तो आपको पता है रबड़ बैंड कैसे खिसकेगा, देखो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, है ना, इसके अंदर वाइब्रेशन होगा। इसी को हम कहते हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वाइब्रेट करता हुआ धागा, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। और ये क्वेश्चन फिजिक्स वाले बच्चों से ही पूछ सकता है कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की क्या इक्वेशन हो सकती है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वाइब्रेट करता हुआ जो धागा है इसकी क्या इक्वेशन होगी। तो ध्यान रखना इक्वेशन वो होती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर साइन थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। ये जनरली हमें इक्वेशन देखने को मिलती है। ये टर्म आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि वाइब्रेशनल स्ट्रिंग की क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो वाइब्रेशनल स्ट्रिंग की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर ए साइन थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं जो हमारा ए साइन थीटा है ये कुछ नहीं है, साई है, ये साई है, तो मैं ए साइन थीटा की जगह पे साई रख दूंगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस का 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। अब समझो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म क्या है। ये डेल बट्टे में डेल एक्स, ये डेल बट्टे में डेल एक्स, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है टेंशन ना लो, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में मैं जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं और स्क्वायर लगाया तो दैट मींस इसको दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी टाइम्स, टू टाइम्स, दो बार, टू टाइम्स जो है मैं यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, वाइब्रेट करता हुआ कोई धागा है, तो उसके लिए क्या समीकरण होगी। ये फिजिक्स वाले को भी ध्यान रखनी है और केमिस्ट्री वाले बच्चों को तो ये ध्यान रखना ही है, ठीक है। और जो क्लास 12th वाले के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको इतना नहीं पढ़ना है, ये उनको पढ़ना है जो बीएससी वाला पेपर दे रहे हैं, दैट मींस बीएससी, जिसमें बीएससी 50% मार्क्स, वो 11 पोस्ट है, 11 पोस्ट उनके लिए पढ़ना है। 11 पोस्ट वाले बच्चों को ये पढ़ना है, ध्यान रखना, बीएससी 50%, 11 पोस्ट वाले बच्चों को पढ़ना है, ये 12 वालों को नहीं पढ़ना है, 12 में इतना नहीं आता है, ठीक है। और बीएससी वालों को भी लिमिट करके ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं ही ज्यादा डेप्थ में चला जाऊंगा तो भी समस्या है। तो आपको जो मेन मेन आउटकम्स है वो ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको याद रखनी है स्क्रोडिंजर की समीकरण, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंजर की जो इक्वेशन है, इक्वेशन है, तरंग इक्वेशन है, तरंग समीकरण है, उसको याद रखना है। क्या होती है, ये होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर प्लस कितना 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। याद रखनी है पूरी वैल्यू ई माइनस का वी साई अपॉन में कितना एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा मैंने आपको ऊपर वाली टर्म में बाकी चीजें तो बताई नहीं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। पाई तो आपको बताइए 22/7, ये तो आपको पता ही होता है, ठीक है। 3.142857 सो ऑन रिपीट। लैम्डा वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य जिसे बोलते हैं, वेव की लंबाई वेवलेंथ, ठीक है, यूनिट होती है इसकी मीटर, ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया, बता ही चुका हूँ, लैम्डा बता ही चुका हूँ, ठीक है। 4 आप जानते हैं भैया तो नंबर है। चलेगा आगे आते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में। बच्चों स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, देखो ये स्क्रोडिंजर की जो तरंग समीकरण है ये एक तीन बीमाओं वाली, तीन बीमाओं वाली, तीन बीमाएं मतलब इसके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों अक्ष होंगे, तीनों बीमाएं होंगी। तो तीन बीमाओं वाली ये एक तरंग इक्वेशन है, ठीक है, तरंग समीकरण है। और ये समीकरण आपको सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है। ये समीकरण आपको सीधा सीधा याद रखना है, कितना, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस का वी साई अपॉन स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन एग्जैक्ट याद करनी है, ठीक है। अब यहां से कुछ बातें और याद कर लो बच्चों, इसका भी जो आउटकम आता है वो आता है एच साई इक्वल टू ई साई। अब क्या इसका डेरिवेशन कराना है, जिन बच्चों को डेरिवेशन देखना है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पे पूरा एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसको जरूर देखिएगा, इसका भी डेरिवेशन करा के बताऊंगा, ठीक है। अब समझो ये क्या है, ये क्या है, देखो यहां से ई, ये जो ई है
ये इसकी एनर्जी है, ठीक है, ये इसकी टोटल एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी है, या मैं इसको काइनेटिक एनर्जी भी कह सकता हूँ, ठीक है, टोटल एनर्जी ना कह के मैं उसकी गतिज ऊर्जा भी कह सकता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, ये गोला-गोला घूम रहा है। चलिए, तो यहाँ पे ई क्या है? ई है इसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा कौन होती है? जो मोशन पे, वेग पे डिपेंड करती है ना? इसके अलावा वी, वी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक? इसके अलावा साई मैंने बता ही दिया, वेव फंक्शन है, एक्स वाई जेड 3 बीमाएं हैं। एच क्या है? एच आप जानते हैं, प्लैंक का स्थिरांक, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक का स्थिरांक, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू बताओ जल्दी से इसकी, 6.6 इंटू कितना, 10 की पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकंड। ये सब आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। अच्छा, इसका आउटकम है ये, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एस साई इक्वल टू ई साई बन जाएगा। साई वेव फंक्शन, ये तरंग फलन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे एच क्या है? ये एच आपका हैमिल्टोनियन फंक्शन है, हैमिल्टोनियन टोनियन फंक्शन है। सिंपल सा रिलेशन पूछता है कि जब भी आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एस आई बराबर ई साई आएगा, बराबर नहीं आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा। तो ध्यान रखना, आउटकम क्या है? एस आई इक्वल टू ई साई, एच क्या है? हैमिल्टोनियन फंक्शन है, ठीक है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है। जिसको डेरिवेशन देखनी है, कोशिश करता हूँ आज ही पोस्ट करूँ अगर टाइम मिलता है तो बच्चों, ठीक है। अदरवाइज मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ। एक दिन मैंने क्लास के लिए पूरा मूड बना था कि मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपलोड करूंगा, बट सही बात बोलूं समय नहीं मिल पा रहा। बट हाँ, कोशिश करूंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन डाल दूं। जिनको पढ़ना है, इच्छा है, पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता बीएससी लेवल पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आउटकम क्या होगा वो बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे साई को ध्यान करना है, साई बराबर ए साइन थीटा लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हमारे जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, मतलब वाइब्रेट करती हुई जो धागा है, उसकी क्या इक्वेशन होगी, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, हालांकि ये क्वेश्चन फिजिक्स का बनता है, बट फिर भी बीएससी लेवल में है तो उसको याद करना चाहिए। कितना होता है? डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल स्क्वायर माइनस का 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, और इनटू क्या था? साई था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सीधा सीधा याद करनी है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसे भी लिखी आ सकती है, ये जो इक्वेशन है ना, ऐसे भी लिखी आ सकती है। इसे हम बोलते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, ध्यान रखना, ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब काफी बच्चे यही सोच रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी इक्वेशन क्यों याद की जाए। भैया मत करिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। मेरा काम है, कर्तव्य है इतना पढ़ाना, तो ऑब्वियस आपका भी इतना काम होना चाहिए कि जब हम फिल्टर पढ़ रहे हैं, बहुत सारा डाटा फिल्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि 75 मार्क्स के लिए पढ़ना है, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हाँ, हम जो कंपटीशन है उसको बीट कर पाए। अब मुझे पता है काफी बच्चे ऑन एवरेज 70 टू 80 बच्चे देख रहे हैं और पोस्ट हैं 11, किसका सिलेक्शन होगा? ऑब्वियस बात है, जो बार बार रिपीट करेगा, जैसे क्वेश्चन लगाएगा, सिलेक्शन उसी का होना है। सरल सी बात है और ये सत्य बात है, ठीक है। या तो कंपटीशन से भाग जाइए, कंपटीशन में पूरे अच्छे तरीके से आइए और बीट द कंपटीशन, ठीक है। चलिए, तो ये होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैंने कुछ नहीं करा, देखो ये डेल 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 तीनों वाली टर्म को मैंने डेल स्क्वायर लिख दिया। इस डेल स्क्वायर को हम लैप्लेसियन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, लैप्लेसियन ऑपरेटर कहते हैं। अब इससे ज्यादा ज्ञान मैं यहाँ नहीं देने वाला, ठीक है, बस इतना याद कर लो। अब जिनको डीप में पढ़ना है कभी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। एम क्या है यहाँ पे? एम मास है। अब वो जो छोटी चीज है, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन का मास लिख देना, प्रोटॉन है प्रोटॉन का मास लिख देना, न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन का मास, मतलब जो भी चीज आप पढ़ने जा रहे हो उसका मास लिख देना, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके आउटकम याद रखना है, क्या? एस आई इक्वल टू ई साई होता है, एच हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, ई हमारी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है, ई यहाँ पे टोटल एनर्जी भी है। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो मान के चलिए ऑन एन एवरेज ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट करा दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करा दिया है। फिर भी मुझे लगेगा कोई और टॉपिक आपका रह गया है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई टॉपिक रह गया है तो उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। बट मान के चल रहा हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इतने 5 वीडियो जो हैं इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब 5 साढ़े 5 घंटे में आपने बीएससी लेवल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ऑन एन हैंड तैयार कर लिया है, ठीक। इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, ये है पीरियोडिसिटी, ठीक है, पीरियोडिसिटी। और मैं काफी बच्चों को देख रहा हूँ, मतलब ठीक है व्यूज भी हैं, बट काफी बच्चे बस देख रहे हैं, और मुझे पता है वो रेगुलर देख रहे हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मत कीजिए, कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस। बट हाँ, करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन है, सिंपल सी बात है कि भाई मेहनत कर रहे हैं तो उसका आउटकम भी आ रहा है। और हर कोई चाहता है भाई कि अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम आपके पास आए। और सच बात यही है, यूट्यूब पर आने का मतलब कि हाँ, थोड़ा सा जो है हम भी और बच्चों से जो है चीज या और बच्चों तक हम जो है पहुंच पाए, ठीक। चलो खैर, अगला टॉपिक पीरियोडिसिटी होगा। अब मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आंसर, जो आपके डाउट्स हैं वो लेके चलता हूँ। देखो सिंपल सी बात है भाई, दो अलग अलग वैकेंसीज हैं, 1 एंड 2।
पहली जो वैकेंसी आ चुकी है वो है बीएससी, ठीक है, लैब असिस्टेंट की, बीएससी लैब असिस्टेंट की, ठीक है। इसमें ऑलरेडी बोला है कि मिनिमम बीएससी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट दिए हैं। ये जो वैकेंसीज निकाली हैं यूके ट्रिपल एससी फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिसे हम विधि विज्ञान भी बोल रहे हैं हिंदी में, विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस में ये वैकेंसीज हैं। कितने पद हैं? इसमें केवल 11 पोस्ट हैं, ठीक है। लेवल 4 का पोस्ट है, लेवल 4 का पोस्ट मतलब केवल आप ग्रेजुएशन अभी करके बैठे हो, लास्ट ईयर ही ग्रेजुएशन हुआ है, तो लेवल 4 के पद पे जाने का बहुत अच्छा मौका है आपके पास, सीधा स्टेट गवर्नमेंट में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पद मैं कहूँगा। लेवल 4 अच्छी पोस्ट है, ठीक है। प्रमोशन मान के चलिए आप अच्छा प्रमोशन ले जाएँगे इसमें, लेवल 7, लेवल 8 तक पहुँच सकते हैं, रिटायरमेंट तक, ठीक है। तो अच्छा ये मैं कहूँगा पोस्ट है। तो इसमें केवल 11 ही पद हैं, जिसमें जनरल के केवल 6 पद हैं। वो उसका पूरा जो नोटिफ़िकेशन है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, ठीक है? टेलीग्राम पे जाइए, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएँगे। कौन से? संडे स्पेशल और जो ये आपके पोस्ट रिलेटेड है, ठीक है? इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी है, वो आई है क्लास 12th बेसिस पे। यदि आप क्लास 12 से साइंस पास आउट हैं, तो आपके पास या तो पीसीएम होगा या फिर पीसीबी होगा, इसमें आपको चॉइस है। बाकी इनका पूरा डिटेल वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हो। इसके लिए मतलब 12th साइंस वाले के लिए मैंने यूकेपीएससी एनवायरमेंटलिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट का अलग से मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। बीएससी वाले का प्लेलिस्ट अलग है, जिसमें यूकेपीएससी, वैसे वो यूके ट्रिपल एससी था बट यूकेपीएससी उसमें लिखा हुआ है, उसमें साफ-साफ लिखा है लैब असिस्टेंट, ठीक है? तो दोनों ही अलग-अलग टर्म हैं। इसमें जो वैकेंसीज़ आई हैं आप जानते हैं 55 आई है, 53 प्लस 2 53 प्लस 2 ये है एनवायरमेंटलिस्ट और ये 2 हैं रेशम विभाग में, ठीक है? तो एनवायरमेंटलिस्ट की 53 पोस्ट है, लेवल 3 का पद है और ये लेवल 2 का ही पद है, 2 वैकेंसी लेवल 2 का ही पद है। इसके लिए स्पेसिफिक बात है लेवल 2 के लिए कि इसमें केवल आपको इसमें छँटनी होगी कि 2 ही बच्चे चाहिए और 2 बच्चे उत्तराखंड से 12th पास आउट होने चाहिए, ठीक है? इसमें कोई भी बच्चे भर सकते हैं, ठीक है? और जो अदर स्टेट वाले हैं आई थिंक वो जनरल में आएँगे, वो जनरल कैटेगरीज़ में काउंट किए जाएँगे। आई थिंक उनके लिए 5% कोटा ऐसा कुछ भी सिस्टम है, पर हाँ अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, ठीक है? ठीक है? चलिए, यूकेपीएससी एनवायरमेंटलिस्ट वाले की मैं बात करूँ, तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो क्लासरूम कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं, इसके लिए जो फीस है मात्र ₹99। क्यों उसके लिए फीस कम है? मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जो खासकर केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फ्री कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, ठीक है? और लाइव क्लास का क्या बेनिफिट है? एक तो लाइव क्लास होगा, डाउट आप तुरंत पूछ सकते हैं क्लास के बाद। दूसरा बेनिफिट इसमें क्या है, एक तो लाइव क्लास प्लस लाइव के बाद उसका रिकॉर्डेड वो तो यूट्यूब पे भी मिल रहा है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है? रिकॉर्डेड 4 बजे यूट्यूब पे मिल रहा है, पर लाइव क्लास पहले ही हो जाएगी, ठीक? इसके बाद जो क्लास नोट्स हैं, उसका पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड होगा, ठीक है? प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपको कराए जाएँगे यहाँ पे सॉल्व, प्लस आपके जितने भी टेस्ट हैं, लाइव टेस्ट कह लो, ठीक है? ये सब आपको यहाँ मिलेगा और ऑब्वियस बात है जब तक टेस्ट नहीं दोगे कैसे एनालाइज़ करोगे कि हमने कुछ पढ़ा भी है और जिसको लग रहा है ना बस मैं पढ़ता चला जाऊँगा और मेरा हो जाएगा, भैया तुक्का मार रहा है। पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे और ये हर किसी ने किया है, तो कोई नई बात नहीं है आपके लिए। खैर, एनवायरमेंटलिस्ट वाले के लिए मैं बता देता हूँ, इसके लिए भी टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा, इसके लिए भी टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा। इसके लिए जो फीस रखी है, वो लिखी है 349 ये 349 है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। पहले 50 बच्चों के लिए 349 फीस है, उसके बाद जो बच्चे आएँगे, ये फीस जो है एनहांस कर रहे हैं, वो 399 हो जाएगी, मतलब ₹50 एनहांस कर रहा हूँ और मैंने ये भी बोला था, किसी बच्चों को सच में ट्रूली बाय हार्टली किसी को अगर सच में प्रॉब्लम है कि सर हम फीस पे नहीं कर पाएँगे इतनी, मैं उनको बोल चुका हूँ गूगल फॉर्म है, ठीक है? और ट्रूली आपको सच में अगर कोई बात नहीं, कई बच्चों को होती है भई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए ज़रूर एक बार गूगल फॉर्म फिल कीजिए, उसमें क्वेरीज़ में जाके अपनी समस्या ज़रूर लिखिए, ठीक है? और जो भी हमसे बनेगा हम वो आपकी हेल्प करेंगे। हालाँकि इतना कंटेंट तो मैं आपको दे ही रहा हूँ कि आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन्स वगैरह के लिए वो मिनिमल सी फीस ₹99 फीस ले रखी है भई क्योंकि क्वेश्चन्स टाइप करने में हर चीज़ में टाइम लगता है और मान लीजिए मैं किसी से टाइप भी करवाऊँगा तो उसे भी मुझे पे करना होगा। तो अपनी तरफ से जितना कंटेंट मैं दे सकता हूँ वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं मतलब एनवायरमेंटलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th वालों के लिए, उनके लिए फीस मैं बता चुका हूँ, ठीक है? इनका बैच अलग चल रहा है, इनका बैच अलग चल रहा है, दोनों ही बैचेस अलग चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोनों ही बैच अलग चल रहे हैं, ठीक है? ये जो बैच है इसके लिए फीस 349 है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए और उसके बाद मैं बता चूँगा फीस जो है 399 तक एनहांस हो जाएगी। ठीक है? इसके लिए कारण क्या है? क्योंकि इसमें आपको पीसीएम देखो जितना मेरे से हो सकता है मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, मैं अपना कंटेंट दे रहा हूँ, पर ऑब्वियस बात है फिजिक्स के लिए कोई जॉइन करेगा, उनको कुछ ना कुछ तो मुझे पे करना पड़ेगा अभी, ठीक है? ऐसे ही मैथ के लिए जो होंगे, सेम पीसीबी वाले, भाई ऑब्वियस बात है फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, बट फिजिक्स और मैथ यहाँ फिजिक्स और बायो, ऑब्वियस बात है अगर वो फ्री में पढ़ाएँगे भी, पढ़ा भी सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मेरे जो नोन में है वो बहुत अच्छे प्राणी हैं, अच्छे इंसान हैं।
ठीक है? बट समस्या क्या है? ऑब्वियस बात है क्वेश्चन टाइप करेंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराएँगे, उसको देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे, उनसे और क्वेश्चन बनाएँगे, उसमें बहुत टाइम लगता है और ऑब्वियस बात है भई टाइम कोई दे रहा है तो ऑब्वियस बात है टाइम नीड्स टू बी मनी आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी मेन मोटिव मनी है, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं और क्लास को बाइंड अप करता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, अगली क्लास पीरियोडिसिटी की होगी, नेक्स्ट क्लास आज वेडनेसडे है, कोशिश करेंगे थर्सडे, ठीक है? सुबह 10 से 11 मैं बता दूँगा टाइम आपको प्रोवाइड करा दूँगा 10 से 11 के बीच में जो भी क्लास होगी और यूट्यूब पे शाम 4 बजे आपको मिल जाएगी और सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स नहीं आ रहे हैं। आई थिंक पसंद ही नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। बट जिनको पसंद आ रहा है, जो बने हुए हैं, ठीक है? तो वो एंड तक बने रहिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आज की क्लास को बाइंड अप करता हूँ। साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू।